नमस्ते, अजय न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। देश में तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने और कोरोना के गंभीर संक्रमण का सामना करने की चर्चा जोरों पर है और कई राज्यों ने इससे निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन विशेषज्ञों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने के ठोस वैज्ञानिक संकेत नहीं हैं। इसके लिए वे पहली और दूसरी लहर के बीच समानता की दलील देते हुए तीसरी लहर के अलग होने की आशंका को निराधार बता रहे हैं। दूसरी लहर में भी बच्चों में संक्रमण बहुत कम। तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने के बारे में पूछे जाने पर एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि पहली और दूसरी लहर का डाटा देखें तो पाते हैं कि बच्चे बहुत कम संक्रमित होते हैं और अगर हुए भी हैं तो लक्षण हल्के, माइल्ड ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि तीसरी लहर में संक्रमण बच्चों में ज्यादा होगा और वह भी गंभीर, सीवियर होगा। बच्चों में कोरोना के कम संक्रमण या माइल्ड संक्रमण का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क यह दिया जा रहा है कि कोरोना वायरस जिस रिसेप्टर के सहारे कोशिका से जुड़ता है, वह बच्चों में कम होता है। बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका नहीं। उन्होंने कहा कि अभी तक हुए म्यूटेशन के बावजूद कोरोना वायरस कमोवेश समान बना हुआ है। जाहिर है रिसेप्टर के अभाव में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका नहीं है। डॉ. गुलेरिया के अनुसार जो लोग बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जता रहे हैं, उनका कहना है कि चूंकि बच्चों में अभी तक यह हुआ नहीं है इसीलिए अगली लहर में उनको ज्यादा संक्रमण हो सकता है। लेकिन अभी तक इसका कोई संकेत नहीं है। मृत्युदर के मामले में भी अधिक आयु और गंभीर बीमारी वाले ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी पहली और दूसरी लहर के समान रूप से विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करने की पुष्टि करते हुए कहा कि संक्रमण का जो पैटर्न पहली लहर में था, वही दूसरी लहर में भी पाया गया है। यह भी देखा गया है कि पहली लहर के समान ही दूसरी लहर में भी 60 साल से अधिक उम्र और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों की मृत्युदर अधिक रही है। डॉ. गुलेरिया ने भी कहा कि पिछले 1.5 महीने में एम्स दिल्ली में कोरोना के कारण हुई मौतों के ऑडिट में पाया गया कि आयु वर्ग और गंभीर बीमारी के मामले में वह पहली लहर के समान ही रही है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक स्थाई पर गवर्नमेंट की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन, फ्री डोजेज जो स्टेट्स को प्रोवाइड की जा रही हैं, विच इज फॉर प्राइमरीली एज ग्रुप्स एज वेल एज द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर, उसके तहत अब तक 14.56 करोड़ डोजेज फ्री स्टेट गवर्नमेंट को देते हुए पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज उनको कवर किया जा चुका है। हेल्थ केयर वर्कर्स को 1.65 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। फ्रंटलाइन वर्कर को इसी तरीके से 2.33 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। इसी के साथ ही स्टेट एज वेल एज कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर के लिए 18 से 44 एज ग्रुप जो ओपन किए गए हैं उसमें भी अब स्टेबिलिटी नोट की जा रही है और 1.06 करोड़ डोजेज उस एज ग्रुप को भी हम कवर कर चुके हैं। आज एक स्थाई पर जब हमारे केसेस कम हो रहे हैं, दूसरे स्थाई पर हमारी पॉजिटिविटी में भी रिडक्शन नोट किया जा रहा है, हमारी रिकवरी बढ़ती जा रही है, लेकिन उस समय पर भी जरूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि जो भी हमारे अप्रभावित क्षेत्र हैं हम उनको प्रिजर्व करें, उनको संरक्षित रखें, वहां पर हमारा कंटेनमेंट एक्टिविटी चलती रहे। इसी तरीके से वह जिले या वह क्लस्टर्स जहां पर संक्रमण थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है वहां पर हम नियंत्रण संबंधित कार्य करते रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी स्पेसिफिकली इसको हाईलाइट किया है कि जहां एक स्थाई पर वैक्सीनेशन का कार्य देश में किया जा रहा है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर भी हमारी उसी मोमेंटम और उसी सुचारू रूप से आवश्यकता के अनुसार हम काम करते रहें। एक और विषय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हाईलाइट किया था कि अब ग्रामीण प्रांतों में या सेमी अर्बन एरियाज में अगर केसेस पाए जा रहे हैं तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट को गाइड किया है, उनके साथ परस्पर उसको एक एक्शन प्लान के थ्रू काम कर रही हैं। जरूरी है कि रूरल एरियाज, पेरी अर्बन एरियाज और ट्राइबल एरियाज में भी जहां पर कोई भी अगर बीमार होता है वहीं पर हम उसकी उपचार की सुविधा प्राप्त उसको उपलब्ध करा सकें, उसके तहत भी उतना ही कार्य करना हमारे आगे वाले मार्गदर्शक सिद्धांत में आता है। धन्यवाद। डॉक्टर गुलेरिया। थैंक यू, नमस्कार। मैं 3-4 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो फंगल इन्फेक्शन के बारे में कुछ हद तक
ये धारणा है कि कई टर्म्स यूज किए जाते हैं, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस। ये समझना जरूरी है कि कई टर्म्स जो हैं वो मिसलीडिंग है और जिससे कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन अगर हम देखें तो इवन जो हम ब्लैक फंगस की बात करते हैं, म्यूकरमाइकोसिस की, एक्चुअली वो ब्लैक फंगस एक अलग फैमिली है। ब्लैक फंगस का नाम इस म्यूकर के साथ इसलिए जो जुड़ गया क्योंकि जो इसका कल्चर होता है वो वाइट कलर का फंगल कॉलोनीज आती हैं। वाइट कलर की फंगल कॉलोनीज के साथ ऊपर ब्लैक डॉट्स आ जाती हैं और वो कल्चर में अगर वो थोड़े थोड़े ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, इसलिए एक जनरल टर्म में ये ब्लैक फंगस का नाम इसको दे दिया गया। लेकिन अगर हम फंगल इन्फेक्शंस की बात करें तो इन जनरल जो हम फंगल इन्फेक्शंस देखते हैं वो या तो म्यूकरमाइकोसिस होते हैं, जो हम आजकल कह सकते हैं बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और फंगल इन्फेक्शन है जैसे कैंडिडा है, एक और फंगस इन्फेक्शन एस्परजिलोसिस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा, और एक और होता है कॉक्सिडोमाइकोसिस। इस टाइप के फंगल इन्फेक्शंस हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनमें जो हम ज़्यादातर देखते हैं वो म्यूकरमाइकोसिस है, कैंडिडा है या एस्परजिलस इन्फेक्शन है। म्यूकर का आपको पता ही है कि ये एक फंगस है जो अब ज़्यादा देखा जा रहा है, स्पेशली कोविड के साथ अगर स्टीरॉयड्स और डायबिटीज़ जुड़ा जाए। और ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये मेनली जो है साइनसेस में, जिसको हम राइनो ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जो साइनसेस में, नाक में, साइनसेस में, ऑर्बिट जो आंख के अराउंड बोन है उसमें, और ब्रेन के अंदर जा सकता है। ओकेजनली ये लंग्स में पाया जाता है जिसको हम पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, और कभी कभी ये आंतनी में भी देखा जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी देखा जाता है। एक और फंगल इन्फेक्शन जिसको हम कैंडिडा कहते हैं, वो भी जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे होते हैं, उनमें देखा जाता है। ये यूजुअली अगर मुंह में हो तो ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइसिस, मतलब ओरल कैविटी और जो खाने की नाली है उसमें हो सकता है, जिसमें वाइट पैचेस आ जाते हैं और टंग एकदम वाइट हो सकती है। और ये और जगह भी ये फंगल इन्फेक्शन जो अपॉर्चुनिस्टिक है वो हो सकता है, जैसे प्राइवेट पार्ट्स पे भी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ये ब्लड में भी फैल सकता है जिसको हम कैंडिडीमिया कहते हैं, और कैंडिडा इन्फेक्शन अगर ब्लड में फैल जाए तो वो थोड़ा सीरियस हो सकता है। तीसरा जो फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है जो इस टाइम में इतना कॉमन नहीं है वो है एस्परजिलस, जो भी एक फंगस है। ज़्यादातर वो फेफड़े में असर करता है और कई लोगों में वो एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकता है, जिसको हम एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस कहते हैं। पर कई दफ़ा वो इन्वेजन कर सकता है जिससे वो फेफड़े में कैविटी बना देता है और काफ़ी हद तक फेफड़े में नुकसान कर सकता है। अभी तक अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो कोविड में देखा जा रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस के केसेस देखे जा रहे हैं। ओकेजनली या रेयरली एस्परजिलस के केसेस भी देखे जाते हैं, जो लंग्स का अगर हम उनको किसी व्यक्ति का एक्सरे में दाग आए या हम सीटी स्कैन कराएं तो उसमें कैविटीज़ आ जाती हैं, उसमें एक क्लासिकल पिक्चर आती है जो हम कहते हैं ये इन्वेजिव एस्परजिलोसिस के लक्षण है। और कई लोगों में कैंडिडा इन्फेक्शन भी देखा जाता है। और जो फंगल इन्फेक्शन है, जैसे मैंने बात किया क्रिप्टोकोकस की, HIV पेशेंट्स में वो ज़्यादा देखा जाता है। अभी इस दौरान इतना ज़्यादा उसके केसेस नहीं है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम यूज़ करें करेक्ट नेम, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि कई दफ़ा कुछ एरियाज़ में अगर फंगस ग्रो करे तो उसका कलर अलग लग सकता है और उसको आप एक ही फंगस को अलग अलग कलर के नाम से लेबल करने से कन्फ्यूजन हो सकता है। ज़्यादातर अभी जो देखा जा रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस है, ओकेजनली कैंडिडा इन्फेक्शन और एस्परजिलस इन्फेक्शन लंग्स में पाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति जिसको म्यूकरमाइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये समझना ज़रूरी है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज़ है या साथ में स्टीरॉयड यूज़ किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। इट इज़ नॉट अनकॉमन। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है,
इसका लिंक है। लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टीरॉइड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई। बेहतरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते रहें।